श्री जैतून बेगम जी को आमंत्रित करता हूं। जैतून जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप बैठिए बैठिए जैतून जी। जैतून बेगम जी, आपको मेरा नमस्कार। और मैं आपसे सुनना चाहूंगा आपके बारे में पहले तो। सर, मैं जैतून बेगम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हूँ। और क्या क्या करते हैं? जी पूछेंगे ना तब बताएंगे। मुझे बताया गया कि आपके क्षेत्र में चारे की बहुत कमी है। आपको कितनी दिक्कत होती है? और आप तो गाय भी रखती हैं, दूध का भी काम करती हैं। आपने छोटी सी जमीन में एप्पल का भी किया है और मुझे बताया गया कि उसमें आप धान की भी खेती करती हैं और छोटी सा जमीन का टुकड़ा है। बड़ी नए नए प्रयोग आप करती हैं। और पशु हैं लेकिन चारा नहीं है। कैसे करती हैं आप? सर, मेरे इलाके में चारे की बहुत ही कमी है सर। तो इलाके में करीबी जंगल से सर हम घास व दरख्तों के पत्ते इकट्ठे करके सर तो हम अपना गुजारा कर लेते हैं सर। तो दूसरा, ये हमारी जो जमीन है सर, थोड़ी सी जमीन है और ये फलों से माला माल है सर। तो इसलिए इसमें अंगूर, सेब, चेरी, अखरोट, आड़ू की पैदावार है सर। अच्छा, सरकार की बागवानी चारागाह प्रौद्योगिकी ट्रेनिंग से आपने उसकी ट्रेनिंग भी ली थी। उस ट्रेनिंग में से आपको कितना लाभ मिला? बहुत सारा लाभ मिला सर। हमारे साथ ये जुड़े हैं आईजी, एफआर झांसी, श्रीनगर स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हैं साइंसदान। तो इन्होंने और सोशल फॉरेस्ट्री के सर साइंसदान हमारे साथ जुड़े हैं और केवीआई के साइंसदान हमारे साथ जुड़े हैं सर। इन्होंने हमें वो डक्टेलिया घास का बीज और जेई घास का बीज दिया सर। और हमारे साथ कई बार इन्होंने अच्छे जाके वहाँ प्रोग्राम किए इलाके में और देखा और मदद की। इससे हमें जो चारे की पैदावार है सर उसमें बहुत ये हम आगे गए और हमें इससे बहुत फायदा मिला सर। और दूध में 15 से 20% हमें इजाफा हुआ। तो और सर इनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे पास पहुंचे और 2-3 साल से मैं इनके साथ जुड़ी हूं। तो इन्होंने जैसे मैं अपने सेब के बाग में मैंने 3 कट वाला घास लगाया सर और 3 कट उसको दिए हमने। तो ऐसे मैंने 200 फार्मर और भी अपने साथ जोड़ के सर तो घर घर जाके लोगों को बोला कि आप ऐसे कर दो, ऐसे हम अपने बागों में हम ये घास डक्टेलिया घास लगाएंगे। तो सरमा के मौसम में हम जेई घास और मुख्तलिफ किस्मों के घास लगा लेते हैं सर। तो और गर्मियों में हम मक्की का वो चारा, थोड़ा वो मक्की बो लेते हैं, उसका चारा बन जाता है सर। और ऐसे हम मुझे बताया गया कि आप खुद तो सारी ट्रेनिंग ली और प्रयोग भी किए, लेकिन आप स्वार्थी स्वभाव की नहीं है। आप औरों को भी मदद करती है। और मुझे बताया गया कि कई किसानों को भी आपने जोड़ा है। कितने किसान आपके साथ जुड़े हैं जो इस प्रकार से परिवर्तन लाए हैं? सर 200 किसान इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े हैं सर। और आगे उनको फायदा भी मिला, आगे भी उम्मीद रखते हैं सर और फायदा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से सर। चलिए, आप खुद में एक मिसाल है। क्या आप घाटी में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ करती हैं क्या? क्योंकि आपने एक लीडरशिप ली है, तो बेटियां पढ़ लिख करके आगे आए, उसके लिए कुछ करती हैं आप? हाँ सर, बेटियों के लिए भी करते हैं। हमारे नजदीकी गांव में पंचायत है, उसके साथ भी मैं जुड़ी हूँ और घर घर जाके लोगों को मैंने बोला बेटियों का दाखिला करवाओ। तो जब से सर बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने का नारा लगा, इसे हमें बहुत राहत मिली।
और 20% हमारे लड़के स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं, 30% हमारी लड़कियों का दाखिला हो रहा है अरे सर। वाह फिर तो आप तो आगे निकल गए सर इंशाल्लाह। वैसे मैंने देखा है कि खेलकूद में भी जम्मू कश्मीर की बेटियां बहुत अच्छा कर रही है। जी सर। जैतून बेगम जी, सरकार के तौर पर हमारी कोशिश यही है कि छोटी जोत के किसानों का, यानी जो छोटे किसान हैं, उनका जी सर। ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। आपके इलाके में दशकों से चारे की ये समस्या रही, लेकिन अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे लिए किसान की छोटी से छोटी जरूरत भी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हमारी सरकार की कोशिश है कि किसान को सीधा लाभ मिले। छोटी जोत के किसान भी खुद ही सेब या अपनी उपज एक्सपोर्ट कर सके, उनकी मेहनत का पूरा फायदा बिना किसी बिचौलिए के उन्हें ही हो। जैतून जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बधाई, और आपके सभी जो 200-300 किसान आपके साथ जुड़े हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी सर। सर एक मेरी थोड़ी सी और अर्ज है सर। जी। हमारे जहाँ ये हमें एसटी गांव से सर बलान कर रखती हूँ, तो सर उसमें हमारे पहाड़ी लोग भी हैं सर। तो हमें जो भी मिला सर तो एसटीओ को मिला, पहाड़ी उससे भी गरीब हैं सर। एक मेरी अर्ज नहीं, है सर आपने आपको। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और बहुत, क्योंकि मैं तो कश्मीर में काफी समय काम किया है, तो मैं जानता हूँ हमारे पहाड़ी भाइयों को कितनी सर- तकलीफ है। उसी प्रकार से सर एक बात बकरवाल गुजर सर, लोगों एक को बात- क्या तकलीफ है, इससे भी मैं परिचित हूँ। लेकिन आपने ध्यान आकर्षित किया, मैं जरूर एलजी साहब को बताऊंगा, और मैं इस विषय में जरूर सर- कुछ न कुछ कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर एक आइए कुलवंत सिंह जी से बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। कुलवंत सिंह जी नमस्ते। मेरा नाम कुलवंत सिंह, गांव जलालपुर करीरा। आप बैठिए तहसील कुलवंत जी, शिकारपुर- बैठिए कुलवंत जी, बैठिए। हाँ, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। सर, मैं भारतीय कृषि पूषा अनुसंधान संस्थान के कृषि सहभागिता बीज उत्पादन प्रोग्राम से मैं जुड़ा हुआ हूं। उसके लिए 15-16 जिनसों के मैं बीज पैदा कर रहा हूं। मैं अकेला ही नहीं, उसमें बहुत सारे किसान हैं। कुलवंत जी, आप किसान भी हैं, तेल उत्पादक भी है, बीज उत्पादक भी है। अपनी इस पूरी यात्रा के बारे में ये जरूर देश सुनना चाहेगा कि ये सब कैसे आप इतना सारी चीजें कर सकते हैं। सर, अकेला संभव नहीं है। ये एक तरह से एक पहले ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद एक कंपनी बनाई, और कंपनी में हम लगभग 20 लोग सदस्य हैं। उनके द्वारा सहायक में जो लगभग 200 किसान ये बीज उत्पादन कर रहे हैं। पूषा संस्थान द्वारा जो तेल का जो कार्यक्रम है, वो एक उच्च गुणवत्ता वाली 2 वैरायटी संस्थान ने दी, PM30 और PM31। इनका हमने तेल निकलवाया, और ये कनोला ऑयल क्वालिटी का तेल है। जो उसमें पिलवाने के बाद जो हमें बाजार मूल्य है, वो लगभग 1 किलो पे 30 से 40 रुपए प्रति किलो फालतू मिलता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और ये सभी ज्यादातर 200 किसानों ने नहीं, लगभग 30 से 40 किसानों ने ये तेल बीज का उत्पादन करा। उत्पादन करने के बाद तेल निकाला, और फिर उसको हमने बिक्री शुरू करा। ये तो उसमें सरसों का उत्पादन जो करने के सामान्य बाद- तेल पहले हम जो उपयोग करते थे और आप जो कर रहे हैं, सामान्य फर्क क्या है? अगर मेरे जैसे व्यक्ति को समझना है तो फर्क क्या है? ये जैसे साइंटिस्टों द्वारा बताई हुई जानकारी ये है कि जो स्वास्थ्य के मानकों पे अगर हम चिकनाई देखें तो भारत में कोई भी चिकनाई स्वास्थ्य के मानकों पे पास नहीं है। अगर उसे जनरली लोकल भाषा में समझे, जैसे हार्ट पेशेंट वालों को लिए या कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ रहा है, उनके लिए चिकनाई के लिए मना कर दिया जाता है कि आप चिकनाई बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, न ही उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। देखिए, आप पूषा संस्थान के साथ मिलकर बीज उत्पादन भी करते हैं, साइंटिस्टों के मार्गदर्शन में आप काम करते हैं। ये बीज उत्पादन एक प्रकार से किसान को सीधा लाभ पहुंचाने में ज्यादा देर लगती है, लेकिन इससे आपको क्या लाभ हुआ? इससे सर अच्छे बीज मिलना, ये एक प्रक्रिया, और अच्छे बीजों से को बोने से लेकर कटने तक संस्थान के साइंटिस्टों द्वारा
समय समय पर गाइडलाइज करते रहना, तो आत्मविश्वास बने रहना।
धान था उससे हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता बहुत कम हो गई, पानी का जल स्तर बहुत गिर गया। तो कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के वैज्ञानिकों के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से वैज्ञानिकों ने हमको मक्का की खेती के बारे में बताया। तो मक्का की खेती करना शुरू किया। तो हमारे गांव ग्राम खैराना के 8-10 किसानों ने मक्का का खेती करना शुरू किया। तो उसमें पहली बार प्रति एकड़ 35 कुंटल पैदावार हुई। और जो मक्का के जो पेड़ जो शेष पेड़ बचे थे अवशेष, उनकी जुताई करने से हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ी, पानी का जल स्तर भी हमारा बढ़ा। और जो खरीफ में जो धान लगाते, बरसात में जो धान लगाते थे, उसमें हमारे धान लगाने से हमारी उपज बढ़ी। इतना हमको लाभ हुआ। अच्छा, इस सारे काम में आपको सरकार से भी कोई मदद मिली कि नहीं मिली? सरकार में महोदय जी, सरकार का सहयोग पर्याप्त रहा। जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का समय समय पे हमको तकनीकी ज्ञान देना, मेड़ विधि से मक्का लगाना, जो बेमौसमी धान को छोड़ना। आज मेरा गांव 2019 में से बेमौसमी धान नहीं लगाता, जिससे पानी का जल स्तर हमारा ठीक है। जमीन की मुख्य बात है कि हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता अब पहले जैसी आ रही है, क्योंकि उसके अवशेषों की जुताई करने से। अच्छा, आपके साथ और भी किसान जुड़े हैं और सबके साथ आने से सबने मिलकर के कुछ परिवर्तन किया है क्या, कोई लाभ लिया है क्या? जी महोदय, मैं कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के वैज्ञानिकों से मेरे गांव के किसान पहले तो जुड़े, फिर उसके बाद धीरे धीरे अन्य किसानों ने जो मेरी मक्का की फसल को, हमारे गांव की फसल को देखा, तो उसमें अब करीब हमारे पास 300 से अधिक किसान मेरे से जुड़े हैं। और हम चाह रहे हैं कि अब हम एक एपीओ का जो संगठन हो जाए, एपीओ खोलें, ऐसा अपनी प्रयास है। देखिए, किसान जब मिलकर काम करते हैं तो बहुत फायदा होता है। हमारी सरकार की कोशिश है कि वो अपने किसानों का ज्यादा से ज्यादा संसाधन पहुंचा पाए, जिससे वो स्थानीय स्तर पर भी अपनी जरूरतों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर सके। हमारे देश का किसान जो मिट्टी से सोना उगाता है, उसे संसाधन मिल जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। हमारा प्रयास है कि देश के हर गांव में किसानों की मदद से उनकी जरूरत का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो। हम इसी कोशिश में लगातार लगे हैं। मेरी उत्तराखंड के सभी किसानों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सारे विचार सुनकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि कृपया 4 चयनित कृषि विश्वविद्यालयों को हरित परिसर अवार्ड रिमोट बटन जरिए घोषणा की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ देश ने जब लिया स्वच्छता का संकल्प, तो जन भागीदारी के इस महाअभियान से देश के हर गांव, हर शहर को मिली नई पहचान। स्वच्छता अब देश का स्वभाव बन चुका है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़ा स्वच्छ हरित परिसर पुरस्कार। ये पुरस्कार संस्थाओं, छात्र छात्राओं और शिक्षकों को स्वच्छता के लिए नई प्रेरणा देकर अहम भूमिका निभा रहा है। अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से हरित और स्वच्छ पुरस्कार पोर्टल तैयार किया गया है। पुरस्कार के चयन के लिए परिसर में हरियाली, कचरे का प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण जैसे मानक बनाए गए हैं। पुरस्कार के लिए इस वर्ष देश भर से कृषि विश्वविद्यालयों ने प्रविष्टियां भेजी। इस वर्ष का प्रथम पुरस्कार मिला है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को। द्वितीय पुरस्कार मिला है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर को।
तृतीय पुरस्कार मिला है केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई को। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ को सांत्वना पुरस्कार के लिए चुना गया है। आशा है कि हरित और स्वच्छ पुरस्कार सभी कृषि और अन्य विश्वविद्यालयों को आगे भी ऐसी पद्धतियों को विकसित करने या अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे, जो उनके परिसरों को अधिक से अधिक हरा भरा और स्वच्छ बनाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार जी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगी श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, श्री कैलाश चौधरी जी, बहन शोभा जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी, नेता विपक्ष श्री धर्मपाल कौशिक जी, कृषि शिक्षा से जुड़े सभी वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स, वैज्ञानिक साथी और मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, हमारे यहां उत्तर भारत में गाग और भडूरी की कृषि संबंधी कहावतें बहुत लोकप्रिय रही हैं। गाग ने आज से कई शताब्दी पहले कहा था, जेते गहरा जोते खेत, परे बीज फल देते देत। यानी खेत की जुताई जितनी गहरी की जाती है, बीज बोने पर उपज भी उतनी ही अधिक होती है। ये कहावतें भारत की कृषि के सैकड़ों साल पुराने अनुभवों के बाद बनी है। ये बताती है कि भारतीय कृषि हमेशा से
काम बीते 6-7 वर्षों में हुए हैं, उन्होंने आने वाले 25 वर्षों के बड़े राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए, क्योंकि 25 साल के बाद हमारा देश आजादी की शताब्दी मनाएगा। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 25 साल के बाद आजादी की शताब्दी मनाएंगे और इसके लिए इन 25 वर्षों के बड़े राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए एक बड़ा मजबूत आधार बना दिया है। बीज से लेकर बाजार तक हुए ये कार्य एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में भारत की प्रगति की गति को सुनिश्चित करने वाले हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक प्रकार से राज्य का विषय है और इसके विषय में अनेक बार लिखा भी जाता है कि भाई ये तो राज्य का विषय है, भारत सरकार को उसको कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है। और मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे भी कई वर्षों तक गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला था। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए, क्योंकि राज्य की विशेष जिम्मेवारी है ये मैं जानता था और इस जिम्मेवारी को मुझे निभाना चाहिए, ये मुख्यमंत्री के नाते मैं पूरी कोशिश करता था। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कृषि व्यवस्था को, कृषि नीतियां और उनके खेती पर प्रभावों को बहुत निकट से अनुभव किया। और अभी हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर मेरे गुजरात के कार्यकाल में क्या मैं काम कर रहा था उसका भी बड़ा वर्णन कर रहे थे। एक समय था जब गुजरात में खेती कुछ फसलों तक ही सीमित थी। गुजरात के एक बड़े हिस्से में पानी के अभाव से किसान खेती छोड़ चुके थे। उस समय एक ही मंत्र को लेकर के हम चले, किसानों को साथ लेकर के चले और मंत्र था स्थिति बदलनी चाहिए, हम मिलकर स्थितियां जरूर बदलेंगे। इसके लिए उस दौर में ही हमने साइंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग शुरू कर दिया था। आज देश के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में गुजरात की एक बड़ी हिस्सेदारी है। अब आज गुजरात में 12 महीने खेती होती है। कच्छ जैसे क्षेत्र में भी आज वो फल सब्जियां पैदा होती हैं जिनके बारे में कभी सोच नहीं सकते थे। आज कच्छ का रेगिस्तान में से वहां की कृषि पैदावार विदेशों में एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, सिर्फ पैदावार पर ही फोकस नहीं किया गया, बल्कि पूरे गुजरात में कोल्ड चेन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया। ऐसे अनेक प्रयासों से खेती का दायरा तो बढ़ा ही, साथ ही खेती से जुड़े उद्योग और रोजगार भी बड़ी मात्रा में तैयार हुए हैं। और क्योंकि एक मुख्यमंत्री के नाते राज्य सरकार की सारी जिम्मेवारी होती है, तो मुझे वो समय इन सारे कामों करने का अच्छा सा अवसर भी मिला और मैंने पूरी मेहनत भी की। भाई और बहनों, खेती में हुए ऐसे ही आधुनिक परिवर्तनों को आजादी के इस अमृत काल में और विस्तार देने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन खेती ही नहीं बल्कि हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मौसम में बदलाव से हमारा मत्स्य उत्पादन, पशुओं का स्वास्थ्य और उत्पादकता बहुत अधिक प्रभावित होती है। इसका नुकसान किसानों को, मछुआरे साथियों को उठाना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो नए प्रकार के कीट, नई बीमारियां, महामारियां आ रही हैं, इससे इंसान और पशुधन के स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा संकट आ रहा है और फसलें भी प्रभावित हो रही है। इन पहलुओं पर गहन रिसर्च निरंतर जरूरी है। जब साइंस, सरकार और सोसाइटी मिलकर काम करेंगे तो उसके नतीजे और बेहतर आएंगे।
किसानों और वैज्ञानिकों का ऐसा गठजोड़ नई चुनौतियों से निपटने में देश की ताकत बढ़ाएगा। जिला स्तर पर साइंस आधारित ऐसे कृषि मॉडल खेती को अधिक प्रोफेशनल, अधिक लाभकारी बनाएंगे। आज जलवायु परिवर्तन से बचाव करने वाली तकनीक और प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो अभियान आज लॉन्च किया गया है, उसके मूल में भी यही भावना है। भाइयों और बहनों, ये वो समय है जब हमें बैक टू बेसिक और मार्च फॉर फ्यूचर दोनों में संतुलन साधना है। जब मैं बैक टू बेसिक कहता हूं, तब मेरा आशय हमारी पारंपरिक कृषि की उस ताकत से है जिसमें आज की अधिकतर चुनौतियों से जुड़ा सुरक्षा कवच था। पारंपरिक रूप से हम खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन एक साथ करते आए हैं। इसके अलावा एक साथ एक ही खेत में एक ही समय पर कई फसलों को भी उगाया जाता था। यानी पहले हमारे देश की एग्रीकल्चर मल्टीकल्चर थी, लेकिन ये धीरे धीरे मोनोकल्चर में बदलती चली गई। भिन्न